Hello students, there is something written on the board, that is the Newton's laws of motion. They have written only two laws of motions, and there is another definition, that is the momentum. And previous lecture we were talking about the inertia and types of inertia, and now we will discuss about the all three laws of the motion of न्यूटन्स. ओके, या हम कह सकते हैं कि जो न्यूटन्स के थ्री लॉज हैं वो एक के बाद एक, जैसे हमने सबसे पहले फोर्स के बारे में पढ़ा पिछले टॉपिक्स में हमने बताया था कि इनर्शिया क्या होता है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या होता है, और विद एग्जांपल्स हमने सारी चीज़ें बताया था. तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और इसके बाद एक थर्ड लॉ भी है. ठीक है, बोर्ड पे जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिख पाया पहले से. और पहले से लिखने का मतलब ये है कि थोड़ा सा वीडियो बनाने में टाइम जो है ये शॉर्ट टाइम में हो जाता है, वरना ऑन टाइम लिखने में दिक्कत होता है. तो एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले न्यूटन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो आपका जो है बहुत हद तक मिलता जुलता है जो इनर्शिया है. ठीक है, इनर्शिया क्या कहता है कि हर एक चीज़ का एक वो होता है, हर एक चीज़ की एक टेंडेंसी होती है, वो जिस स्टेट में रहती होती है उसी में रहना चाहती है. जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो या मान लो कि ये बोर्ड है, बोर्ड यहीं पे है, तो ये यहीं पे ही रहना चाहता है, इसकी टेंडेंसी है यहीं पे रहने की जब तक कि इसको उठा के कहीं रखा ना जाए. इसी तरीके से कोई बॉडी मूव करती है तो जब वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक उसको कुछ उसके साथ जो है उसको रोका ना जाए. ठीक है, उसी टेंडेंसी में रहना चाहिए. तो कहीं ना कहीं इसी से मिलता जुलता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. कहता क्या है, थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ पे दिख न रहा हो तो मैं इसको जो है यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ. रिमेंस यहाँ पे जो इस चीज़ को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. ठीक है, कहता है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेंस in the state of rest or of uniform motion in a straight line unless and until an external unbalanced force is applied on it. इसको समझो. न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स न लगाया जाए. ठीक है, इस बात को समझो. बिल्कुल जो इनर्शिया है उसके डेफिनेशन से मैच करता है. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, जैसे मान लो कि ये जो डस्टर है, ये डस्टर है, ये रेस्ट में है अभी. ठीक है, अगर मैंने इसको जो है इसमें मैंने फोर्स लगा के इसको फेंका, ठीक है, या किसी चीज़ से इसको धक्का दे दिया, तो ये क्या हुआ कि ये रेस्ट में था, इसको हमने धक्का दिया. धक्का देने का मतलब वी हैव अप्लाइड एन एक्सटर्नल एंड अनबैलेंस फोर्स. ठीक है, हमने इस पे एक्सटर्नल मतलब बाहरी, इसके बाहर का फोर्स, इसके अंदर तो फोर्स है नहीं, इसके बाहर से इसको फोर्स लगाएंगे. और एक्सटर्नल अनबैलेंस का मतलब ये हुआ कि बैलेंस फोर्स उसको कहते हैं कि जितना ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर हम बैलेंस फोर्स लगाएंगे तो ये भी इधर से बैलेंस फोर्स लगाएगा. तो कहने का मतलब ये अपनी जगह पे रुका रहेगा. जैसे मान लो कि दो आदमी कुश्ती लड़ रहे हैं, ठीक है, दो है प्लेयर, रेसलिंग हो रहा है उनके बीच, तो क्या होता है कि वो भी उतना फोर्स लगा रहा है, मैं भी इधर से फोर्स लगा रहा हूँ. तो क्या होता है कि जब दोनों का फोर्स बैलेंस हो जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों ही अपनी पोजीशन पे रहेंगे. तो अनबैलेंस होना चाहिए, या तो किसी का कम होना चाहिए, किसी का ज़्यादा होना चाहिए. तो ये जो है जितना भी है, जब इस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इस पर अप्लाई किया जाए तो क्या होगा कि ये अपनी जगह से मूव कर जाएगा. इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंक्लाइन प्लेन है, जैसे मान लो कि ये एक ढलान है, इंक्लाइन है, ठीक है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट जो है इसको छोड़ दो तो ये क्या होगा, ये मोशन में जाएगी. ठीक है, और मोशन में जाएगी और तब तक जाएगी जब तक कि इसको रोका न जाए. इसको रोका न जाए कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के. यहाँ पे कोई आदमी जो है, यहाँ पे कोई आदमी इसको खड़ा होकर के इसको हाथ लगा के रोक दे. ठीक है, तो वो फोर्स लगा के इसको रोक दिया. या बहुत सारे एग्जांपल्स है. फॉर एग्जांपल अगर कोई साइकिल वाला जो है साइकिल चला के आ रहा है तो वो मोशन में है, ठीक है, अगर हम उसको रोकना चाहते हैं तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा. ऐसे जो फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो रुक जाएगा.
तो इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यही कहता है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अंटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि इस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा मोमेंटम है, जो टॉपिक, ठीक है, इसके before the Newton's second law of motion, we will discuss about the momentum. That what is the momentum? The definition says that the momentum is the measure of moving object. The momentum is the measure of moving objects, that is the product of its mass and velocity. कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करती है उसका मेजरमेंट, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट का एक मास होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये मास, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, 100 ग्राम होगा, हो सकता है कि 10 ग्राम हो, 20 ग्राम हो, जो भी हो। तो जब ये मूव करेगी, मान लो ऐसे से मूव कर रही है, या कोई चक्का होता है तो उसका कुछ मास होगा, वो मूव कर रहा है, तो उसी मेजरमेंट को हम बोलते हैं मोमेंटम। अगर चाहे कितना ही बड़ा कोई ऑब्जेक्ट हो जिसका वेट मान लो कि 100 kg है, बुलडोजर होता है, मान लो इसका जो वेट है 500 kg है, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, मतलब अपनी जगह पे रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिर इस कंडीशन में क्या होता है कि वेलोसिटी विल बी जीरो एंड इन दैट केस मोमेंटम विल बी जीरो, बिकॉज मोमेंटम इज द मेजर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। तो यहाँ पर जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास बहुत सा मास है, जो बहुत हैवी है, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है, तो क्या होता है, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली मोमेंटम क्या होता है कि मोमेंटम P इक्वल टू, इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है, P इक्वल टू M इंटू वी। ठीक है, M इंटू वी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपने वेक्टर और स्केलर के बारे में पढ़ा होगा कि वेक्टर का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसके पास कुछ मैग्नीट्यूड हो, यानी कि जैसे मान लो मैं कहूँ कि एक आदमी जो है 5 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो 5 किलोमीटर पर सेकंड क्या हुआ है ना, या 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से वो अगर जा रहा है तो 5 जो है ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन क्या कहलाती है, यही हमारी जो है इसके अंदर डायरेक्शन दे देती है। इस ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर बोलते हैं। जैसे मान लो कि इसी पे हमको फोर्स लगाना है, तो इसको फोर्स लगा के मुझे उधर ले जाना है, तो फोर्स कहाँ से लगाएंगे, ऐसे डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये कहा गया 1 न्यूटन का फोर्स है, इस डायरेक्शन में लगाओ, यानी इसके अंदर डायरेक्शन मिल गई, और 1 न्यूटन मीन्स 1 जो है इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, अदरवाइज इट इज कॉल्ड स्केलर। यानी जिसके पास जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। जैसे मैं कहूँ कि 3 किलोमीटर पर सेकंड की 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी। ठीक है, 3 घंटे जो है पर किलोमीटर, 3 किलोमीटर पर घंटे इसकी स्पीड है। तो अब इसमें डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि स्पीड जो है कि स्केलर क्वांटिटी है। तो जिस चीज़ में डायरेक्शन दी जाएगी, जैसे मैं कहूँ कि आप 5 किलोमीटर जाओ, अभी मैंने डायरेक्शन नहीं बताया, मैंने बस मैग्नीट्यूड बताया कि 5 किलोमीटर जाओ, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैंने ये कहा 5 किलोमीटर वेस्ट में जाओ, तो अब मैंने डायरेक्शन भी बताया, 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड भी बताया, तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो इस तरीके से मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर v है और v वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे द मोमेंटम इज द मेजर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब इसमें न्यूमेरिकल कैसा आ सकता है, सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है 20 kg है, कहता है कि ये मूव कर रही है और इसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कहता है कि इसकी जो वेलोसिटी होगी मान लो 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, है ना, या मीटर पर सेकंड में कर लो, इसका जो मोमेंटम हो जाएगा p इक्वल टू क्या होता है, mv। तो m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे जो हमारा m है, m की वैल्यू 20 है और वेलोसिटी की वैल्यू 3 है। ठीक है, कितना हो जाएगा 60 kg
मीटर पर सेकेंड, ये इसका यूनिट होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल हमको करना है। अब बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सीरियस करना पड़ेगा। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना इसको, इसीलिए हमने मोमेंटम पहले बताया, बिकॉज इसके अंदर जो है मोमेंटम का यूज़ किया गया है। कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझो इसको, एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को समझना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज क्या होता है समझो। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, ये मूव कर रही थी, तो इसका मास मान लो m था। कोई भी ऑब्जेक्ट होगी उसका मास होगा, ये मार्कर है, इसका कुछ मास होगा 5 ग्राम 6 ग्राम। तो इस ऑब्जेक्ट का एक मास था m। कहता है कि ये मूव कर रही थी और इनिशियल वेलोसिटी से, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है उसके पास कुछ न कुछ वेलोसिटी तो होगी, तो इसकी जो वेलोसिटी थी u थी, ठीक है। कहता है कि जब इस पे फोर्स लगाया गया, देखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इस पे जब फोर्स लगाया गया, यहाँ पे कितने भी न्यूटन का F जो है फोर्स लगाया गया, अब यही ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ पे चली है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट थी जिसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, u था, मास m था। जब इस पे जाहिर की बात है कोई फोर्स लगाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका जो पोजीशन है चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पे चली आई और इस कंडीशन में वेलोसिटी मान लो u हो गई और ये m, मास तो वही रहेगा ना, मास तो कभी चेंज हो नहीं सकता है। ये मार्कर चाहे रुका हुआ है या हवा में है या उसको मैं मूव करा रहा हूँ, तो इसका मास तो जितना है उतना ही रहेगा, तो मास तो सेम रहेगा। हाँ वेलोसिटी ज़रूर चेंज होती है, पहले u थी अब v हो गई, है ना। अगर कोई आदमी जो है दौड़ रहा है, पीछे से किसी ने उसको धक्का दे दिया, तो क्या होता है कि वो आदमी और तेज़ दौड़ने लगेगा, उसका भी जो वेलोसिटी है चेंज हो गया। तो यहाँ पे कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पहले इसके अंदर मोमेंटम का चेंज निकालो। अब देखो मोमेंटम ये इनिशियल है pi, और ये मोमेंटम क्या है, ये फाइनल है, ठीक है। pi pf, pi का मतलब p इनिशियल, मोमेंटम ऑफ इनिशियल, मोमेंटम ऑफ फाइनल। तो जब भी कोई चीज़ निकाला जाता है वो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। जैसे मैं कहूँ कि एक आदमी जो है 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा था, कुछ घंटे के बाद या यहाँ पर t सेकेंड के बाद जो है उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब कोई पूछे कि कितना वो इसकी वेलोसिटी में कितना इंक्रीज हुआ, तो ये फाइनल है और ये हमारा इनिशियल है, तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स 10 माइनस 3, ये हो गया 7 मीटर पर सेकंड, यानी इंक्रीमेंट जो हुआ 7 मीटर पर सेकंड का। तो इसी चीज़ को समझना है यहाँ पे। तो जो मोमेंटम है, यानी कि हमारा जो मोमेंटम हो जाएगा फाइनल मोमेंटम, देखो समझो, Pi इक्वल टू mu, Pf इक्वल टू mv, है ना। क्या होता है कि ये प्रोडक्ट होता है किसका, मास और वेलोसिटी का। तो ये u है और ये फाइनल v। तो जब ओवरऑल निकाला जाएगा मोमेंटम p, तो p क्या होता है, pf माइनस pi, mv माइनस mu। लेकिन यहाँ पे रेट कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम के अंदर जो चेंज हो रहा है उसका रेट बोलते हैं। अगर टाइम के साथ किसी चीज़ को लिया जाता है रेट हो जाता है। जैसे मैं कहूँ कि ये v है, वेलोसिटी है, अगर इसको टाइम के साथ जोड़ दिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, अगर इसको टाइम के साथ जोड़ देंगे तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो वेलोसिटी में जो टाइम टू टाइम जो चेंज होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। इसीलिए जब हम बाइक चलाते हैं तो हमारे जो राइट साइड में जो हमारे हाथ में होता है वो एक्सेलेटर होता है ना, कि वेलोसिटी को घटाता है बढ़ाता है। तो यहाँ पर जो pi है ये रेट कह रहा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये हमारा mv माइनस mu अपॉन में t, यही हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो इसको जो है
m कॉमन ले लेंगे। देखो ये v माइनस यू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन ही तो होता है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये जो चीज है इतनी, ये एक्सेलरेशन बन जाएगी, यानी कि ma। तो मेरे कहने का मतलब ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब अगर कोई एक चीज़ बढ़ती है तो अगली भी बढ़ती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि फॉर्मूला कोई भी मान लो, फॉर एग्जांपल इसी को ले लो, F इक्वल टू ma या P इक्वल टू mv, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके और इसके, क्योंकि जब इसमें से किसी एक की वैल्यू बढ़ेगी इसमें से, तो p की वैल्यू बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो p की वैल्यू बढ़ेगी, अगर वेलोसिटी घटेगी तो p की वैल्यू घटेगी। दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर कोई एक चीज़ बढ़ रही है तो अगली भी बढ़नी चाहिए, अगर वो घट रही है तो उसके सामने वाली भी घटनी चाहिए, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो द रेट ऑफ चेंज, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज यही था, क्या था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जो फोर्स इस पे लगाया गया इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था क्या चीज़, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही था ना। ये साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। जब ये साइन हटता है F इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए, ये कोई कांस्टेंट होता है। तो न्यूटन ने जो एक्सपेरिमेंट किया इसके ऊपर, तो एक्सपेरिमेंटली इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, के इक्वल टू 1। इस कंडीशन में F इक्वल टू एम ए, दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, एक सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो अलग चीज़ है, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, तो ये जो है F इक्वल टू एम ए, यही क्या है कि न्यूटन सेकंड लॉ है जो फोर्स को बताता है। फोर्स की डिफिनेशन आ गई ना यहाँ पे। तो इसका जो यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड न्यूटन। ठीक है, इसी को हम न्यूटन बोलते हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग बताएंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद कुछ उस पर न्यूमेरिकल रहेगा, न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है।